नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जलवायु की, क्योंकि आप सबको मालूम है भारत उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। मगर भारत की जलवायु को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं? मानसून, गर्मी, हम उन सब चीज़ों के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद मुझे बताइएगा आपको ये कितना समझ में आया। सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत काफी विस्तृत और बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। एक जैसी जलवायु हो पाना असंभव है। फिर भी जहां 70% जलवायु एक जैसी हो या 70% से अधिक क्षेत्रफल को अगर कोई फैक्टर प्रभावित करता है तो आप उसको उस प्रदेश की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये 70% आंकड़ा नहीं है, ये हमने अनुमान से बताया है। आप कुछ चीजों को बिल्कुल एक्चुअल मत मान लीजिएगा, क्योंकि हम जानकारियां कुछ लिखी नहीं होती है, अपने अनुमान से भी बताते हैं। भारत क्योंकि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है। उष्ण का तो आपको मतलब पता ही है, क्योंकि भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री के क्षेत्रफल से यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जहां पर 21 जून को सूरज की सीधी किरण पड़ती है 8 राज्यों से। इस वजह से भारत का ये क्षेत्र तो, क्योंकि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का सारा क्षेत्रफल उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। इस वजह से आधा भारत तो प्योर उष्ण हो गया, मगर ऊपर उसके क्षेत्रफल में रेगिस्तान की मौजूदगी और हिमालय से यहाँ तक की दूरी भी इसको उष्ण बनाती है। कटिबंध से मतलब आप समझिए और मानसूनी प्रदेश से, लेकिन भारत के लगभग 80% क्षेत्रफल को मानसून प्रभावित करता है। इस वजह से हमने शब्द इस्तेमाल किया है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश। गर्मी भारत के क्षेत्र में खूब पड़ती है, उसकी वजह हिमालय भी है। हिमालय में तो ठंड होती है, लेकिन हिमालय क्यों वजह बनेगा इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जलवायु की, जो टोटली हम मानसून पर आज पहले फोकस करेंगे। हम इसके लिए 1-2 वीडियो और बना देंगे अगर आपको पूर्ण तरह समझ में नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टेड टॉपिक भी है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है। बहुत से सवाल इससे परीक्षा में बनते भी हैं। हमने पिछले अध्याय में चर्चा करी थी कि 21 जून को सूरज की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ती है। कहां से? ये भी हम जानते थे कि 21 मार्च को सूरज की सीधी किरण भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, यानी भूमध्य रेखा जो भारत के दक्षिणी छोर से 876 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी नीचे। सूरज की सीधे किरण पड़ने का मतलब क्या है? 21 मार्च को वहां पर सीधे गर्मी होगी, भूमध्य रेखा पर बहुत तपती गर्मी होगी, और उन किरणों का ऊपर आना, यानी 21 जून तक यहां पहुंचना, मतलब उस गर्मी का संचार भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर होने शुरू हो जाता है। कब? 21 मार्च के बाद। कल्पना करिए आप, एक केतली में आपने पानी रखा और नीचे से हीट दे दिया, क्या होगा उस पर? वहां से हीट जनरेट होगा तो वेपर बाहर आएगा, भाप बाहर निकलेगा। जब भाप बाहर निकलेगा, भाप वो बूंदों के रूप में कब कन्वर्ट होता है? 3 तरह की बरसात होती है। इसके बाद एक वीडियो हम बरसात के ऊपर बनाएंगे, ठीक, समझा देंगे आपको। चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, वो अलग टॉपिक। लेकिन आप केतली पर ध्यान दीजिए, वो भाप बना, और भाप अगर किसी प्लेट से टकराया तो वो क्या बनता है? बूंद। क्लियर रखिए इस बात को। 21 मार्च के बाद जब गर्मी पड़ती है तो वो हीट जो हम केतली में दे रहे थे वो समुद्रों को मिलता है, क्योंकि भारत के दक्षिण में समुद्र है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है पूरा। 21 मार्च के बाद उन समुद्रों से भाप बना, और भाप बनता गया, एक ऐसी नौबत आई कि वो भाप जहां बना वहीं पर बादल बना, वहीं पर बरसात हुई। भूमध्य रेखा पर खूब बरसात होती है, क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें 2 बार सीधे पड़ती हैं। 21 मार्च, 23 सितंबर, यहाँ एक बार पड़ रही है। 21 मार्च के बाद जब सूरज उत्तर में आ रहा है तब पड़ रही है, इसीलिए एक ही सीजन में यहाँ बरसात होगी, और इतनी होगी कि भारत की 85% वर्षा इस दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होनी है। समुद्र से पानी आ रहा है भाई, समुद्र तो अथाह भंडार है पानी का, और वो भाप बन रहा है। भारत में मानसून या सूरज की किरण 1 जून को मान लीजिए केरल में पहुंच रही है। आपको मालूम है 21 जून को तो यहाँ पहुंच जाएगी। 1 जून को यहाँ पहुंच रही है तो समुद्र का पानी बादल बन गया, हीट पड़ी ना सीधे, और बादल बना तो उसको जरूरत किसकी थी? प्लेट से टकराने की। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे पश्चिमी घाट की चोटियां हैं, सारा मानसून इनसे टकराता है और पश्चिमी घाट पर होती है झमाझम बरसात। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर विभिन्न वैरायटी के जीव पैदा होते हों। अब जिस क्षेत्र में बरसात ज्यादा होगी उस क्षेत्र में हरियाली ज्यादा होगी, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, कीड़े मकोड़े ज्यादा होंगे, सांप कीड़े होंगे, रंगीन तरह की तितलियां भी होंगी,
बड़ा सुंदर दृश्य होगा वो। पश्चिमी घाट भारत का बेस्ट रीजन है जैव विविधता के लिए। सवाल पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि मानसून सबसे पहले इसी से टकराता है। वो प्लेट का काम ये पहाड़ियाँ करती है, क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची छोटी नुकीली नुकीली पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर है, एनाईमोटी, पश्चिमी घाट में, इस जगह पर। मजेदार बात है, फैक्ट है, बिल्कुल समझने वाले, आप समझिए। तो 1 जून को क्योंकि तपिश यहाँ पहुंची, सबसे पहले मानसून दक्षिण में ही आएगा। दिशा है दक्षिण पश्चिम, और भारत के सबसे दक्षिण और पश्चिम में कौन सा राज्य है? केरल। तो देखिए सर्वप्रथम मानसून कहाँ आता है? 1 जून को केरल में। क्लियर है ये बात? 85% बरसात इस ही मानसून से होती है, क्योंकि ये समुद्रों से आ रहा है। ये भी समझने वाली बात है, समझिए आप इस चीज को। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, जब हम भारतीय जलवायु पर एक टॉपिक लेके बैठे हैं, तो इनमें एक इस मानसून को, क्योंकि आपने देखा 1 जून को यहाँ, 5 जून को सूरज की किरण ऊपर गई कोंकण के तट पर, यानी गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर। उसके बाद ये कन्नड़ तट, नीचे कन्नड़ तट हुआ मैंगलोर, और जो मैंगलोर कर्नाटक का रीजन है, और गोवा। ऊपर गए तो कोंकण तट, और ऊपर गए तो 15 जून को महाराष्ट्र के नॉर्थ में, यानी नासिक के क्षेत्र में, यहाँ पर, यहाँ तिरंबर की पहाड़ी भी है, नासिक के क्षेत्र में मानसून पहुंचता है। दिशा ये रहती है, तो भारत में एंट्री इस तरह से होती है। पहले बरसात पश्चिमी घाट में होती है, फिर बचा हुआ पानी ऊपर को बढ़ता है। ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। 85% ये बरसात कर देता है। इनमें एकमात्र ऐसा राज्य जो इस दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित नहीं होता, वो कौन सा है? उसका राइट आंसर है तमिलनाडु। क्यों? ये है वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र की मैंने परिभाषा दी है, ऐसे क्षेत्र जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बरसात नहीं हो पाती। कैसे? सपोज करिए एक पहाड़ी है इस तरह से, मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि आपको ये दिखता नहीं है, ये, और बरसात इस तरह से होती है। ये भौगोलिक परिस्थितियां तो है, बरसात ऐसे निकल गई, तो इस क्षेत्र में क्या हुआ? बरसात हुई ही नहीं, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से। मानसून को देखिए, मानसून दक्षिण पश्चिम से आया, इस तरह से आया, ऐसे निकल गया, या ऐसे निकल गया। दिशा ऐसे होने की वजह से तमिलनाडु वंचित रह गया, वृष्टि छाया क्षेत्र बन गया। सवाल कई बार पूछाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हो पा रहा है? तो गौर से देखिए, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्रभावित नहीं हो पा रहा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अतिरिक्त बरसात की मैं बात करूं तो 15% बरसात यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से होती है और पूर्वी उत्तरी मानसून से होती है। उसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे। फिलहाल आपको ज्यादा कठिनाई ना हो, मैं पहले दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में ही बात कर रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति मैंने आपको बताया किस तरह से जनरेट होती है। यही मानसून पूरे भारत में दबादब बरसात करता है, बाढ़ लाता है, मगर जब ये राजस्थान से गुजरता है तो अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर आ जाती है, उससे टकरा के इसकी दिशा इस तरफ हो जाती है, ऊपर चढ़ ही नहीं पाता। राजस्थान में बरसात ही नहीं हो पाती, राजस्थान गर्म हो जाता है, ऑलरेडी गर्म है, और ऐसे क्षेत्र जहां पर बरसात ना हो पाए वहां मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है, उखड़ने लगती है, रेत बन जाती है। उसी वजह से राजस्थान रेगिस्तानों का निर्माण होता है। ज्यादातर रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर है, क्योंकि वहां पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उनमें पश्चिमी, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है महाद्वीपों के वीडियोस में, कि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर रेगिस्तान क्यों है। वीडियोस देखेंगे पुराने तो समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर रेगिस्तान इसलिए है क्योंकि मानसून अरावली के समानांतर चला जा रहा है। अगर यहाँ मानसून ज्यादा तो मिट्टी गीली होती है, वो समुद्र को रेगिस्तान नहीं बन पाता। राजस्थान जिले के अंतर्गत भी जयपुर से पश्चिम का क्षेत्र, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये वो क्षेत्र है जो टोटल रेगिस्तानी है। जयपुर में रेगिस्तान नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए अरावली के पूर्व में भी राजस्थान है। फिलहाल रेगिस्तान का रीजन पश्चिम में है, तो मानसून उसके समानांतर चला जाता है। अब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिमी मानसून से बरसात कहाँ होती है? भारत में ही दुनिया का सबसे ज्यादा बरसात वाला क्षेत्र है मासिनराम, मेघालय में। क्यों? जब दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ से जाता है तो इस बीच के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ तो पश्चिमी घाट की चोटियां थी, यहाँ एक भी पहाड़ी नहीं है। बांग्लादेश में एक भी पहाड़ी नहीं है, टोटल गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है। और पहाड़ियां कहाँ पर हैं? मेघालय में। देखिए बांग्लादेश के ठीक उत्तर में मेघालय, 3 नुकीली चोटियां हैं यहाँ पर, गारो, खासी और जयंतियां। इन 3 चोटियों में जब मानसून के लिए, यहाँ पर देखिए आप, पहाड़ मिला नहीं, टकराया नहीं, सारा पानी कहाँ चला गया? इन 3 चोटियों पर, गारो, खासी और जयंतियां पर।
और इन 3 चोटियों पर हुई झमाझम बरसात, उस वजह से एक घाटी में बना चेरापूंजी। आपने पहले ये भी पढ़ा होगा, भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? चेरापूंजी में। फिलहाल आप पढ़ रहे हैं मासिनराम में, दूसरी घाटी में मासिनराम। तो भाई जब बांग्लादेश में एक भी पहाड़ी नहीं है, सारा दक्षिण पश्चिमी मानसून 3 चोटियों पर आकर टकरा गया है, तो ऑलरेडी भाई इतनी ज्यादा बरसात 1100 सेंटीमीटर भारत में पड़ जाती है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। हालांकि जैव विविधता सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट है, बड़ा रीजन है इस वजह से। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की हमने टोटल कहानी बताई। अभी हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। उत्तर पूर्वी मानसून बचा है, पश्चिमी विक्षोभ बचा है, बहुत कुछ बचा है। नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि नदियों का जन्म कैसे हुआ। फिलहाल ज़्यादा कंजेस्टेड ना बनाते हुए वीडियो को छोटा ही बना रहे हैं, ताकि हम कम देने के आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। बाकी समय है, हम अगली वीडियो में उत्तर पूर्वी और पश्चिमी विक्षोभ की चर्चा भी करेंगे। फिलहाल इतना ही। जरूर बताइए कि ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक, धन्यवाद।